सबसे पहली बात, इसकी मैं जो पीडीएफ है या इसकी जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। किसके ऊपर भैया? टेलीग्राम के ऊपर मैं इसके आप लोगों को आराम से क्या कर दूंगा भैया, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो स्टूडेंटों को काफ़ी एक दिक्कत आ रही थी एक टॉपिक में, सर हम लोगों को आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा दीजिए, क्योंकि सर जब हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तब भी हमें इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो आप इसको एक बार क्लियर अच्छी तरीके से बता दीजिए पूरे टॉपिक को, ताकि हम लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे। टेलीग्राम इस मिल जाए, मेरे पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सबसे पहली बात यह है, जब भी दोस्तों आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो पहला सवाल आपके दिमाग में यही आना चाहिए, जो पहला क्वेश्चंस आपके दिमाग में यही आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि सर इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि सर हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, सर इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहली डाउट तो ये होनी चाहिए, सर इस टॉपिक को हिंदी में लिख देता हूँ, क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको यही क्लियर होनी चाहिए, सर हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। अगर जब ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी ना दोस्तों, तो आपको मुझे नहीं लगता कुछ भी चीज़ें टफ लगेंगी। सबसे पहली बात आप लोगों को यही पता होना चाहिए, सर हमें मतलब ये इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ गई, मुझे ये बताओ। अब मुझे बताओ आपको अल्टीमेटली आपको करना क्या है, डिजाइनिंग ही तो करनी है। आपको करना क्या है भैया, डिजाइनिंग। हाँ सर हमें आपको डिजाइनिंग ही करनी है। लो भैया डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग किसकी करोगे, किसी स्ट्रक्चर मेंबर की या स्ट्रक्चर कंपोनेंट की, किसकी करोगे भैया? मैं लिख देता हूँ, आप कोई भी स्ट्रक्चर कंपोनेंट की तो डिजाइनिंग करोगे। जो डिजाइनिंग करोगे आप किसकी करोगे, कोई भी स्ट्रक्चर कंपोनेंट की डिजाइनिंग करोगे। यस, तो हमारा काम क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर कंपोनेंट है उसकी डिजाइनिंग करना। क्लियर? अब गाइज हमारे इस स्ट्रक्चर कंपोनेंट की वजह से, ध्यान सुनना, जो हमारा ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, जो ये हमारा स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, ध्यान से सुनना, जो ये हमारा स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, एक एक चीज़ को मैं बड़े प्यार से बता रहा हूँ। जो हमारा ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, ये क्या होना चाहिए, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ये क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसके ऊपर लग रहे होंगे एक्सटर्नल फोर्स, सबको पता है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से भैया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होना चाहिए भैया, ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये किस में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। आप बोलोगे सर ये तो इक्विलिब्रियम में रहता ही है, क्योंकि हमने तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई है खूब धमाके से, जैसे समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, और किसी भी आपने मोमेंट भैया जीरो। सर ये तो होता ही है, मतलब जो मेरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो क्या है भैया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो क्या है सर, ये इक्विलिब्रियम में है ही। बहुत बढ़िया बात है, इक्विलिब्रियम में, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जो भी हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या स्ट्रक्चरल मेंबर है के अंदर इंटरनल क्या हो जाती है, इसके अंदर हमारा जब इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाती है भैया, जो इंटरनल स्ट्रेस है वो डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, इसके अंदर हो जाती है इंटरनल स्ट्रेस डेवलप, जो हमारे क्या हो जाती है भैया, इसके अंदर हो जाती है इंटरनल स्ट्रेस डेवलप। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुन लेना। जो मेरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो इक्विलिब्रियम में होना ही होना चाहिए। आप बोलते हो सर हाँ होता है, क्योंकि मैं ये इक्वेशन अप्लाई करता हूं। फिर मैंने बोला इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर क्या डेवलप हो जाती है भैया, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। अब क्या होना चाहिए, इस इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप हुई है इसकी वजह से भी मेरा जो स्ट्रक्चरल मेंबर है वो किस में होना चाहिए भैया, इसकी वजह से भी मेरा स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। हिंदी में लिख देता हूं, वो क्या होना चाहिए भैया, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए भैया, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो वो इक्विलिब्रियम में था ही था, पर अगर जो आपकी बॉडी है या जो भी आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हुई है उसकी वजह से भी क्या होना चाहिए भैया, उसकी वजह से भी क्या होना चाहिए भैया,
इंटरनल उसकी वजह से भी, जो इंटरनल स्ट्रेस की वजह से भी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये बात किसी को कोई दिक्कत, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मुझे अगर डिजाइनिंग करनी है तो क्या मुझे इंटरनल स्ट्रेस निकालनी पड़ेंगी, यस, तभी तो मुझे पता चलेगा उसकी वजह से इक्विलिब्रियम में है या नहीं। इसका मतलब मुझे इंटरनल स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जब भी हम डिजाइनिंग करते हो, आप डिजाइनिंग किसके लिए करोगे, आप जब भी आप डिजाइनिंग करते हो किसके लिए डिजाइनिंग करते हो, मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए डिजाइनिंग करते हो। जब भी आप डिजाइनिंग करते हो किसके लिए करते हो, मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए डिजाइनिंग करते हो। किसके लिए डिजाइनिंग करते हो भैया, मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए डिजाइनिंग करते हो, यस। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको डिजाइनिंग करना है तो क्या इस मैक्सिमम स्ट्रेस की, इस मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, क्या इसके मैग्नीट्यूड को निकालना पड़ेगा, यस, इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। और वो किस प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही है, क्या उसको भी निकालना पड़ेगा, क्या कि भैया वो किस प्लेन के ऊपर ये मैक्सिमम स्ट्रेस लग रही है, ये भी निकालना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस बात में किसी को कोई दिक्कत इस बात में किसी को कोई दिक्कत क्या, तो वो प्रोसेस, ध्यान सुनना, वो प्रोसेस जिसमें हम ये पता करेंगे कि किस प्लेन के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, बाकी प्लेन की हेल्प से, जो बाकी प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस दी गई है उसकी हेल्प से, उसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। बात सबको समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं कि भैया आपने वो प्रोसेस जिसमें हम ये पता करते हैं कि किस प्लेन के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, वो प्रोसेस जिसमें हम ये पता करते हैं कि किस प्लेन के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, जो किसकी हेल्प से, जो बाकी जो भी प्लेन है उनके ऊपर जो स्ट्रेस गिवन है उसकी हेल्प से। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात बताऊं, कहने का मतलब क्या है, ये मैंने एक कोई भी एलिमेंट बना दिया, ये मैंने कोई भी एक एलिमेंट बना रहा हूं, ध्यान सुन लेना, इसमें प्लेन दिखा रहा हूं, ये एक प्लेन है, ये कोई एक प्लेन दिख रहा है आपको, ये कोई एक प्लेन है, ये दिख रहा है। इनके ऊपर क्या दे रखी है, मान लो आपको सवाल में इनके ऊपर दे रखी है, ये लो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी दे रखी है, और लो सपोज करो इसके ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू भी दे रखी है, इस प्लेन के ऊपर भी। क्लियर। अब ये तो आपको गिवन है, इन दोनों की हेल्प से, इन प्लेन की हेल्प से अब आपको वो प्लेन निकालना है, अब आपको वो प्लेन निकालना है जिसके ऊपर क्या लग रहा हो भैया, जिसके ऊपर मैक्सिमम, मान लीजिए इसके ऊपर, इसके जिसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, जिसके ऊपर क्या लग रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, इस मान लो इसके ऊपर आपको निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ स्ट्रेस, किसकी हेल्प से, जो गिवन वाला है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस क्या कहलाता है भैया, कि भैया जो भी आपको गिवन प्लेन है उनके ऊपर आपको जो स्ट्रेस पता है, उसकी हेल्प से बाकी किसी भी दूसरे प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को निकालना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। बात समझ में आ गया। जब आप इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे तो आपको इनकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी तो आप डिजाइनिंग कर लोगे। इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे डिजाइनिंग करनी है, और डिजाइनिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस क्या कहलाता है, जो भी आपको प्लेन गिवन है, अगर उनके ऊपर आपको स्ट्रेस की वैल्यू पता है तो इनकी हेल्प से किसी दूसरे प्लेन के ऊपर क्या निकालना भैया, स्ट्रेस की कैलकुलेशन करना ही क्या कहलाता है भैया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कहलाता है। मेरे हिसाब से ये बात आप लोगों के क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से ये बात मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो ये बात मैं आपको लिखवा दूं, आप कहो तो मैं ये बात आपको लिखवा देता हूं। तो ये सबसे पहले तो ये डायग्राम बता लेना। क्लियर, क्लियर भैया। तो इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं ये भी मैंने बता दिया। तो क्लियर, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए। अब मैक्सिमम स्ट्रेस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, डिजाइनिंग करनी है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस क्या कहलाता है, जो भी आपको गिवन प्लेन है उनके ऊपर अगर आपको स्ट्रेस की वैल्यू पता है, तो आपको मान लीजिए इस प्लेन के ऊपर अगर आपको स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो प्रोसेस लगाओगे इसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं लिख भी देता हूं अगले पेज के ऊपर, लो जी, थोड़ा ये लो,
अच्छे से लिख देता हूँ, फ्रॉम डिजाइनिंग point of view structural component must not only be under equilibrium due to external force but किसकी वजह से भी होना चाहिए, उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हुई उसकी वजह से भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, बट ऑल्सो इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम under the impact of internal stresses at each and every point inside the body hence एक सेकेंड, hence it is required to know the magnitude of maximum normal and shear stress and the planes on which these maximum stresses are acting। तो क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। फ्रॉम डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है मस्ट नॉट ओनली बी अंडर इक्विलिब्रियम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। डिजाइनिंग पर्पस के हिसाब से आपका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है या स्ट्रक्चरल बॉडी है या जो स्ट्रक्चरल मेंबर है वो ओनली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहिए, साथ में ओनली उसी की वजह से नहीं रहना चाहिए, बाकी की वजह से भी रहना चाहिए। क्लियर? बट also it must be equilibrium under the impact of internal stress at each and every point inside the body। ये कह रहा है कि डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपका स्ट्रक्चरल मेंबर ऐसा नहीं हो कि खाली वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में हो, वो भाई इंटरनल स्ट्रेस की वजह से भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप चाहते हो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो आपका जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर है वो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है इन दोनों की वजह से इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो इक्विलिब्रियम में रहता है, आप इक्वेशन लगाते आते रहते हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली, समीशन fx इक्वल टू 0, समीशन my इक्वल टू 0, समीशन fy इक्वल टू 0 और mz इक्वल टू 0। क्लियर? अब लिखा है हेंस इट इज रिक्वायर्ड टू नो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस एंड द प्लेन ऑन विच दीज मैक्सिमम स्ट्रेस आर एक्टिंग। इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे डिजाइनिंग करना है मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए, तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि आप डिजाइनिंग हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए करते हैं। और यह भी पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस की, शेयर स्ट्रेस की, ये किस प्लेन के ऊपर लग रही है। क्लियर? इतना लिखा आगे, किस प्लेन के ऊपर लग रही है। देखो एक मिनट, किसी को कोई वो तो नहीं आ रहा ना? एक सेकंड,
चलें आगे बढ़ते हैं। Since the magnitude of these stresses depends on inclination of the plane they are acting on. तो magnitude of these stresses depends inclination of the plane are acting on. They are computed. अब इनको कंप्यूट कैसे करोगे? फ्रॉम स्ट्रेसेस ऑन, जो आपको अदर प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस दी गई है उसकी हेल्प से, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द अदर नॉन प्लेन by the process term as, रेड पेन से लिख देता हूँ, टर्म एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी जो नॉन प्लेन है उनके ऊपर जो स्ट्रेस पता है उसकी हेल्प से किसी इंक्लाइनेशन प्लेन के ऊपर आप अगर स्ट्रेस निकाल पा रहे हो, किसी दूसरे प्लेन के ऊपर आप स्ट्रेस की कैलकुलेशन कर पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। क्लियर? इस बात में मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगली बात, अब ये चीज़ मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ सॉन्ग में। इन 3D, अगर 3D में आपका कोई भी प्लेन पॉइंट कंसिडर करते हो तो उसके ऊपर टोटल कितने स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं? 9 होते हैं। पर हमें पता है वहाँ पर रिक्वायरमेंट कितने की होती है भैया? हमें 3 की नीड से ही काम हो जाता है। कैसे वो भी अभी बता दूंगा यहाँ पर भी। इन 3D at a given point 9 stress components exist. However, only 6 stress components are required to define the complete state of stress at that point. और वो कौन कौन से? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टाओ एक्स वाई, टाओ एक्स जेड और टाओ वाई जेड। ये 6 की जरूरत पड़ेगी। कैसे? ये भी मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। मैंने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करके उसको बड़ा करके दिखाया है। लो भैया, इसको थोड़ा सा और प्यार से दिखाऊं तो ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, ये इसकी वाई एक्सिस हो गई भैया, और इसी एलिमेंट की और थोड़ा प्यार से दिखाऊं तो ये इसकी जेड एक्सिस हो गई।
लो भैया ये इसकी जेड होगी, लिख भी देता हूँ, एक्स वाई और जेड। लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसके ये लो नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, ये इस प्लेन में शेयर लग रही है और ये भी शेयर लग रही है, ये एक नॉर्मल लग रही है इस प्लेन के ऊपर, ये एक शेयर लग रही है और ये एक शेयर लग रही है। अब यहाँ पर बात करूँ, ये आपकी तरफ ये एक प्लेन है जो आपकी तरफ आ रहा है, लो तो ये स्ट्रेस आपकी तरफ बाहर निकल रही है, ये एक लग गई, ये लग गई, नाम भी मेंशन कर देता हूँ। लो ये तो क्या हो जाएगा भैया, सिग्मा एक्स। अब क्योंकि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो प्लेन के नॉर्मल पे लगती है, तो देखो ये नॉर्मल पे लग रही है, इस प्लेन के जो ये प्लेन है इसके नॉर्मल पे लग रही है ये वाली, इस प्लेन के नॉर्मल पर, और ये शेयर स्ट्रेस अलोंग द प्लेन लग रही है। तो टाउ कौन सा प्लेन है, ये एक्स प्लेन है और किस डायरेक्शन में, वाई, तो लो टाउ एक्स वाई। टाउ पहले कौन सा था, कौन सा प्लेन है, ये एक्स, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, जेड में, तो टाउ एक्स जेड। क्लियर। ये सिग्मा वाई, ये क्या होगा, टाउ वाई तो प्लेनर किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स में, ये कौन सा होगा, टाउ वाई तो प्लेनर पर किस डायरेक्शन में लग रहा है, जेड में, ये आपकी तरफ निकल रहा है, ये क्या है, सिग्मा जेड है। ये टाउ जेड तो प्लेन है, ये बाहर जो निकला हुआ इसकी बात हो रही, किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स में, ये टाउ जेड तो प्लेन है और किस डायरेक्शन में, वाई में। ये आपको निकल के आ गया, ये 9 कंपोनेंट होते हैं स्ट्रेस के। क्लियर। वैसे तो इसके कितने फेस हैं, 1 2 बताओ, 3 4 बताओ, कितने भैया, 6 है ना, 18 स्ट्रेस होती, पर मुझे पता है इस प्लेन के ऊपर जो भी स्ट्रेस होंगी इसकी जस्ट अपोजिट इसके होंगे क्या, यस, इस पे भी वही होंगी, तो मुझे 9 चाहिए, पर इन 9 में भी ये वाली, ये जो मैं कर रहा हूं टाउ वाई एक्स टाउ एक्स वाई, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस है, ये दोनों क्या ये क्या होंगे भैया, ये दोनों बराबर होंगे। क्लियर। तो ये मैं लिख देता हूं, इनमें से भी थी 9, पर इनमें से देखो टाउ एक्स वाई ये बराबर होंगी। मैं बात करूं टाउ जेड एक्स और टाउ एक्स जेड, ये बराबर होंगे, टाउ जेड एक्स और टाउ एक्स जेड ये बराबर होंगे। क्लियर। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और भैया टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड ये बराबर होंगे, टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड ये भी क्या होंगे गाइस, बराबर होंगे। ये बराबर होंगी, तो अब 6 में से मुझे बताओ, 9 थी, 9 में से इन 3 ये तो एक दूसरे के बराबर होगी, तब कितने से काम चल जाएगा, 6 से ही काम चल जाएगा। किससे काम चल जाएगा भैया, 6 से ही काम चल जाएगा। और ये मैंने फर्स्ट टॉपिक में ही आपको बड़े प्यार से उसी दिन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो भी कहानी थी कि भैया ये क्या है क्या नहीं है, सारी बातें मैंने आपको उसी दिन समझा दी थी। मेरे हिसाब से ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इस बात में किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस बात में किसी को है किसी को कोई भी है तो भैया फिर हम बताओ उसको। क्लियर। क्योंकि ये भैया क्या है, कॉन्जुगेट स्ट्रेसेस हैं भैया, ये आपको पता होना चाहिए भैया, कॉन्जुगेट स्ट्रेस। क्लियर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये क्या होती है भैया, बराबर होती है। इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ये ऐसा क्यों है बराबर, ये ऐसी बराबर क्यों है, क्योंकि ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्योंकि क्या है भैया, ये गाइज आपकी कॉन्जुगेट स्ट्रेस है। क्लियर। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलें आगे। इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ, इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ हो तो भैया कमेंट जरूर कर देना, आप लोग कमेंट जरूर कर देना जो भी आपको समस्या हो। चलें, अगर मुझे बताओ, ये यहां पर तो 3 फेज था, अब होता क्या है, सवाल में आता है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन मुझे बताओ, इसके अगर 2 फेज के ऊपर ही स्ट्रेस लग रहा हो, किसी भी एक फेज के ऊपर स्ट्रेस नहीं लग रहा हो, तो उस कंडीशन को प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोल देते हैं। अब सवाल अब बोलेगा बताओ कि 3 फेस हैं, 3 फेस में से किसी 2 फेस के ऊपर ही स्ट्रेस लग रहा हो, एक फेस के ऊपर स्ट्रेस नहीं लग रहा हो, वो हो सकता है, वो जिसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लग रहा वो एक्स फेस भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी एक फेस के ऊपर अगर स्ट्रेस नहीं लग रहा है 3 में से, यानी 2 के ऊपर ही लग रहा है, एक पे नहीं लग रहा, तो उसको बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। और ये आपके एग्जाम में भर भर के पूछा
जाता है कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है। लो, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का मतलब क्या है? तीन में से किसी एक फेस के ऊपर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यही तो हुआ। तो लिखेंगे when two face of the cubical element are free from any type of stress, the stress condition the two face of cubical element are free from any when two face of the cubical element are free from any type of stress, the stress condition when two face cubical element are free from any type of stress condition is termed as प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। तो ये बात क्या कह रही? कहीं बोलेंगे सर आपने तो ये बोला तीन फेस। भाई मैं जो बात बोल रहा हूँ वो क्या है, आपके पास पिछले वाले के पास कितने फेस है भैया? कितने फेस? एक क्यूब के पास 6 फेस होते हैं ना, एक्स वाई और जेड। मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसके 2 फेस होते हैं, इसके 2 फेस होते हैं और इसके 2 फेस होते हैं। 6 फेस में से किसी एक फेस के ऊपर स्ट्रेस नहीं हो तो कितने फेस बचे? 2 फेस के ऊपर नहीं हुई तो कितने फेस बचे? 4 फेस के ऊपर ही क्या हो भैया? 4 फेस के ऊपर ही हो तो उसको क्या बोल देते हैं भैया? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोल देते हैं। ये आप ऐसा याद रखो। मान लीजिए आपके पास 3 प्लेन है, एक्स वाई और जेड प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन। अगर एक्स वाई जेड प्लेन में से किसी भी एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस 0 हो गया, अब मुझे पता है इनके दो होंगे, आपको ये बेसिक आइडिया, एक्स के 2 होंगे, वाई के 2 होंगे, जेड के 2 होंगे। किसी भी एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, मान लीजिए जेड के ऊपर नहीं है, तो किसके ऊपर है? सिर्फ 2 के ऊपर ही है, कि इसको बोलेंगे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। समझ में आ गया? तो कभी आप बोलो सर आप तो ये बोल रहे थे किसी एक प्लेन के ऊपर नहीं हो, तो भैया वो यहाँ पर 2 फेस का मतलब यहाँ पर 6 को कंसिडर करके बता रखी है मैंने। 6 फेस होते हैं ना, और मैं प्लेन बोल रहा हूँ किसी एक प्लेन के ऊपर, क्योंकि वहां पर एक्स के भी 2 होंगे। अरे एक्स के 2 फेस होंगे ना, और अगर मैं ये बोल रहा हूँ किसी एक प्लेन के ऊपर अगर स्ट्रेस 0 है, 3 में से किसी एक प्लेन के ऊपर अगर स्ट्रेस 0 है तो बाकी 2 के ऊपर ही है, तो उसको प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोल देते हैं। जैसे की पॉइंट, इफ मैं बोलूं, इफ नो स्ट्रेस, हो सकता है वो एक्स प्लेन भी हो सकता है, वाई भी हो, जेड भी। इफ नो स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑन जेड प्लेन, मान लीजिए जेड प्लेन के ऊपर आपके स्ट्रेस नहीं लगी, इसका मतलब क्या है? आपको डिफाइन करने के लिए अभी क्या कौन सी चाहिए थी? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, और गाइज टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड और टाउ वाई जेड। तो अब क्या हो जाएगा? जब जेड के ऊपर स्ट्रेस ही नहीं है तो ये वाली 0, ये वाली 0 और ये वाली 0, ये होती है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। इसका मतलब आपको क्या चाहिए? इसका मतलब आपके पास सिर्फ क्या है? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। लो, ये है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, क्योंकि मेरे एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस 0 होगा, और मैंने सपोज इसमें एग्जांपल के लिए जेड बोल दिया। हो सकता है सवाल में आपको एक्स प्लेन पे 0 दे दे, वाई प्लेन पे 0 दे दे। क्लियर? तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? इस चीज को बोल दूंगा इट इज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ये क्या है? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है। इट इज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन फॉर किसके लिए? एक्स वाई प्लेन के लिए। एक्स वाई प्लेन के लिए ये क्या है भैया? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है? आपके पास 3 प्लेन है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। इनमें से एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस 0 कर दो, यानी 2 के ऊपर ही प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन।
इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्लियर? अच्छा, अब आगे इसके एग्जाम्पल भी सवाल आते हैं। तो आपको बताओ कौन कौन से स्ट्रेस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हुई इसमें? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की ही रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? चलो, तो लाइक इन केस ऑफ बार, अगर आपका बार टेंशन में है तो वो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, उसमें ये एग्जाम्पल होना चाहिए। कंप्रेशन में है या बेंडिंग एंड टॉर्जन ETC लाइक इन केस ऑफ बार इन टेंशन कंप्रेशन। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के। ये एग्जाम्पल हैं भैया प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के, ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के एग्जाम्पल हैं। ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के क्या है भैया? एग्जाम्पल है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैंने बड़े प्यार से आप लोगों को ये बात बता दी। अब चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं किसका भैया? प्लेन स्ट्रेस। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं किसका भैया? प्लेन स्ट्रेस। लो भैया, सबसे पहली बात तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, बना ही देता हूँ, कहाँ से कॉपी मारूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? किसी भी प्लेन के ऊपर स्ट्रेस निकालना। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं अपन? किसी भी प्लेन के ऊपर स्ट्रेस निकालना बाकी जो प्लेन के ऊपर गिवन स्ट्रेस है उनके हेल्प से, बस ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब उसी की मदद लेंगे। अब ये थोड़ा सा मैं फील देने के लिए बना रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। मान लीजिए इसके ऊपर आपको स्ट्रेस पता है, इसके ऊपर भी आपको स्ट्रेस पता है, ध्यान सुन लेना। मान लीजिए इसके ऊपर भी आपको स्ट्रेस पता है शेयर, और इसके ऊपर भी आपको स्ट्रेस पता है शेयर। लो मैं लिख भी देता हूँ। ये तो क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस है, तो ये तो सिग्मा वाई होगा। ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये सिग्मा एक्स होगा और इसके ऊपर ये लग रहा है तो ये टाउ एक्स वाई होगा, और ये टाउ वाई एक्स होगा। क्लियर? इस बात में किसी को कोई दिक्कत? अब मान लीजिए मुझे एक प्लेन है जिसके ऊपर मुझे निकालना है, मैंने वो प्लेन कंसिडर करके, अच्छा ये इससे दिखाऊं ब्लू वाले से तो ज़्यादा, ये ग्रीन वाले से। मान लीजिए मेरा ये प्लेन है, मुझे इसके ऊपर स्ट्रेस की कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से सुन लेना। ये प्लेन है जिसके ऊपर मुझे स्ट्रेस की क्या करनी है भैया? कैलकुलेशन करनी है। मुझे इस प्लेन के ऊपर स्ट्रेस निकालना है, किसकी हेल्प से? जो मुझे ये एक्स और वाई के ऊपर जो स्ट्रेस गिवन है, किसकी हेल्प से भैया? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई की हेल्प से मुझे इस प्लेन के ऊपर किसकी कैलकुलेशन करनी है भैया? मुझे इस प्लेन के ऊपर स्ट्रेस की कैलकुलेशन करनी है। उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। ये 3D में दिखा दिया आपको एकदम फील करके। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। मान लीजिए ये एंगल यहाँ से है, ये एंगल यहाँ से है, ध्यान सुना, ऐसे ही लेना आपको। पहली बात, एंगल कहाँ से ले रहे हो? वर्टिकल से। और किधर ले रहे हो भैया? मैं जो डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, वर्टिकल से ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। लो भैया, ये भी आप कहाँ से ले रहे हो? ये भी आप वर्टिकल से ही है, और क्या है भैया? एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, ऐसा। ये तो मैंने आपको 3D में बता दिया एक बार समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब 2D में इसी बात को मैं कैसे बनाऊंगा? 2D में इस बात को मैं ऐसे बनाऊंगा ताकि एक फील आ जाए, इसलिए मैंने आपको एक 3D का एक हिस्सा दिखा के बता दिया कि भैया ऐसा है मामला, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से क्या आ जाए भैया? एक पूरी फील आ जाए। क्लियर? तो इसके ऊपर ये नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रेस, ये सिग्मा वाई, ये भी सिग्मा एक्स, और ये भाई सिग्मा वाई। इसके ऊपर एक स्ट्रेस लगेगा, ये लो टाउ एक्स वाई, इसके ऊपर लगेगा टाउ एक्स वाई,
ये लगेगा भैया टाउ एक्स वाई। लो भैया एक फील्ड दिखा दी मैंने अब आपको, मैं चाहता तो उनके ऊपर भी दिखा सकता था, ये इधर, बाकी आपको पता ही है ज़्यादा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसका ये भी एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये क्या हो जाएगा भैया, ये टाउ वाई एक्स होगा, पर पता है ये किसके बराबर होगा, टाउ एक्स वाई के बराबर ही होगा क्या, क्योंकि कॉन्जुगेट स्ट्रेस अभी देख लिया अपन ने। सेम उसी तरीके से ये भी टाउ एक्स वाई है। आपका ये प्लेन इसमें कैसे दिखाऊंगा मैं, लो भैया ये इस तरीके से दिखाऊंगा कि ये दिखा दिया मैंने आपका प्लेन, जो कितना एंगल बना रहा है वो एंगल भी दिखा दिया मैंने, वो एंगल बना रहा है वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज थीटा। लो मुझे इस प्लेन के ऊपर क्या निकालना है भैया, मुझे इस प्लेन के ऊपर स्ट्रेस निकालना है, इस प्लेन के ऊपर मुझे ये स्ट्रेस की कैलकुलेशन करनी है। लो इस प्लेन के ऊपर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालनी, ये मुझे निकालना है, और इस और किनकी हेल्प से, जो ये गिवन स्ट्रेस है सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, इनकी हेल्प से, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भैया, लो टाउ एक्स डैश बोलते हैं इसको, वाई डैश, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। लो इसका नाम भी लिख दिया, प्लेन का नाम है मान लीजिए ए सी, तो ए सी है तो ये बी पॉइंट हो गया, ए सी प्लेन के ऊपर मुझे स्ट्रेस की कैलकुलेशन करना है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। क्लियर, मैं लिख भी सकता हूँ इस बात को, क्या लिख सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसको कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ finding finding the stresses, on any plane, on any plane with the help of the stress, with the help of stress known on given plane, गिवन प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस है उसकी हेल्प से स्ट्रेस निकालना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। याद रखना जो मैंने थीटा लिया है दोस्तों वर्टिकल से लिया है, यही एग्जाम में गलती करोगे, वर्टिकल से लिया है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज लिया मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, याद रखना, और जो अगर क्लॉकवाइज लोगे तो मैं उसको नेगेटिव लूँगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर, अब इसके ऊपर क्या क्या स्ट्रेस लग रही है, क्या मैं इसका आपको पूरा डेरिवेशन करके बता दूं क्या, कि किस कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन करके बता देता हूं। लो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, इस प्लेन को ही मैं बाहर निकाल लेता हूं। लो कैसे दिखाया था, ट्रेस कैसे करते हैं, लो एसी प्लेन को मैं बाहर निकाल लेता हूं, एसी प्लेन को बाहर निकाल लेता हूं, ये तो था वाइट, ये लो एक सेकंड, ये ब्लैक से नहीं था, ग्रीन से था, ये इससे, ये लो अभी तभी तो समझ में आएगा, फील तभी आएगी जब एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। क्लियर, ये मेरी क्या है, लो भैया ये मेरी एक्स एक्सिस में डैश डैश से नहीं जाता है क्या, कोशिश करता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर, और ये क्या है भैया, एक्स डैश एक्सिस है, क्या है ये भी मैं बता दूंगा, पहले तब इनको मिटाना भी पड़ेगा, डैश डैश ऐसे बना लो, बेस्ट है ये। लो ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, किसके एक्स एक्सिस है, अरे यार डैश हो गया क्या, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। क्लियर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स डैश एक्सिस, और एक्स डैश एक्सिस कौन सी, जो मेरा एसी प्लेन है ना, एसी प्लेन के ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये मेरा एसी प्लेन है, इसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, कौन सी भैया, एक्स डैश एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर है,
तो लो भैया इधर भी कुछ होगी, लो ये कौन सी होगी, वाई डैश होगी। ये कौन सी होगी भैया, वाई डैश एक्सिस होगी। ये वाई डैश एक्सिस होगी। इसको आप कहो तो हल्का हल्का मिटा भी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये वाई डैश एक्सिस होगी। क्लियर। अच्छा मुझे बताओ ये आपका एंगल कितना था, थीटा। ये थीटा, थीटा था, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा मैं मान लेता हूं इस प्लेन का एरिया है, इस प्लेन का एरिया, इस प्लेन का एरिया मैं मान लेता हूं का एरिया डेल्टा ए। अगर इस प्लेन का एरिया डेल्टा है तो इस प्लेन का एरिया क्या होगा, डेल्टा ए साइन थीटा। और इस प्लेन का एरिया क्या होगा भैया, डेल्टा ए कोस थीटा। कैसे निकाला, ये तो सबको पता ही है। लो लाल बटा कक्का करके, लो भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आपको ये चाहिए होता है साइन थीटा। आपको इसकी तो वैल्यू पता ही है। क्लियर, इसकी वैल्यू तो पता ही है। ये कितना है आपको ये निकालना है ना। लो ये कितना है भैया, ये कितना है आपको बीसी चाहिए, इसका चाहिए ना बीसी का। और के कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं एसी बराबर साइन थीटा। एसी का एरिया क्या माना आपने, डेल्टा है, तो बीसी का कितना हो गया, डेल्टा ए। एसी का माना आपने डेल्टा, तो इसका कितना हो गया, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए साइन थीटा। कैसे आया समझ में आ गया, ये भी मैंने बता दिया डेल्टा ए साइन थीटा कैसे आया। लो भैया ये भी चीज़ आपको बता दी। क्लियर। और ये डेल्टा ए कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बैक चलूं, ये सब स्ट्रेस है, अगर मुझे इनको फोर्स में कन्वर्ट करना है तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे इनको यस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लो इस प्लेन के ऊपर कौन सी स्ट्रेस लग रही थी, इस प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही थी, एसी प्लेन के ऊपर जो मुझे निकालनी है वो है सिग्मा एक्स डैश, ये स्ट्रेस थी। लो इसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। लो तो ये क्या बन गया, फोर्स। उसी तरीके से इधर कौन सी स्ट्रेस लग रही थी जो मुझे निकालनी थी, क्या निकालनी थी, टाउ एक्स डैश वाई डैश निकालनी थी। लो मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गई शेयर फोर्स इस प्लेन के ऊपर, एसी प्लेन के ऊपर, राइट। इस बात में किसी को दिक्कत। इधर लग रहा था सिग्मा वाई, ध्यान सुन लेना, इधर लग रहा था सिग्मा वाई, उसको मैंने कर दिया फोर्स से उसको कर दिया मैंने एरिया से मल्टीप्लाई। लो भैया ये बन गया फोर्स। और इधर भी मैंने कर दिया, लो इधर लग रही थी टाउ, ये लग रही थी, ये लो इधर लग रहा था भैया टाउ एक्स वाई। लो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा ए साइन थीटा से। कौन सी बड़ी बात, इधर जो लग रहा था, इधर लग रहा था सिग्मा एक्स, उसको मैंने कर दिया एरिया से मल्टीप्लाई, तो फोर्स बन गया सिग्मा एक्स डेल्टा ए कोस थीटा। इधर स्ट्रेस भी लग रही थी टाउ, लो भैया उसको भी कर दिया हमने, टाउ एक्स वाई डेल्टा ए, इसका क्या डेल्टा ए कोस थीटा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, यस। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, मुझे बताइए सभी लोग, मुझे बताइए मुझे निकालना क्या है, मुझे ये सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स वाई डैश निकालना है क्या, बाकी जो मुझे गिवन है उनकी हेल्प से क्या, तो मुझे इन फोर्स के कंपोनेंट एक्स डैश और वाई डैश में तोड़ने ही पड़ेंगे, तभी मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा पाऊंगा। लो मैं लगाता हूं, तोड़ता हूं भैया, सभी लोग मुझे बताओ, अगर मैं इसको तोड़ूं, ये वाला ध्यान सुनना, ये वाला अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये वाला, इसके कंपोनेंट दो टूटेंगे भैया, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और ये लो इसके कंपोनेंट दो टूटेंगे भैया, देख लो। अगर ये मुझे बताओ वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है थीटा, तो ये भी आपका क्या होगा थीटा, ये आपका क्या होगा थीटा, ये थीटा है। तो सभी लोग मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या है भैया थीटा।
तो ये भी आपका थीटा ही है, ये वाला एंगल भी ध्यान रखना। तो इधर इसके कंपोनेंट किधर आएंगे, सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा के कंपोनेंट आएंगे क्या, इधर क्या आएगा सिग्मा वाई डेल्टा ए, और इधर कौन सा आएगा, इधर कौन सा आएगा, ये चल रहा है ना सिग्मा वाई है, यस, तो इधर तो कोस वाला आएगा डेल्टा साइन थीटा और कोस थीटा। इधर भी जाएगा इस सिग्मा वाई का कंपोनेंट, सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा का कंपोनेंट इधर साइन थीटा वाला जाएगा, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, यस। अब इस टाउ का कंपोनेंट अगर मैं तोड़ूं, टाउ एक्स वाई का, ये थीटा है, तो इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा इसका टाउ एक्स वाई डेल्टा ए, लो भैया साइन थीटा जाएगा तो साइन स्क्वायर टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। लो इस वाले का इधर क्या जाएगा, अरे इधर कोस आएगा ना, क्योंकि ये थीटा बन रहा है, तो इधर आएगा टाउ एक्स वाई डेल्टा ए साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये इसका इधर कंपोनेंट आएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम इसका भी मैं कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूँ, सेम सिमिलरली मैं इसका भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूँ। लो भैया अगर आप चाहो तो मैं इसका भी लो करके दिखाता हूँ आप लोगों को। लो अगर ये थीटा है, क्योंकि ये क्या होगा भैया, सभी लोग मुझे बताओ, ये वाला भी थीटा है यहाँ पर, लो दिख दे तो वर्टिकल के साथ ये एंटी क्लॉक, ये थीटा है, ये थीटा है, तो किसका कंपोनेंट जाएगा, ये टाउ एक्स वाई का, टाउ एक्स वाई का है तो जाएगा इधर, क्या जाएगा टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कोस स्क्वायर थीटा जाएगा इधर, नहीं आ रहा, थोड़ा पतला लिखना पड़ेगा क्या, टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कोस स्क्वायर थीटा जाएगा इधर। लो अब और इधर क्या जाएगा भैया, इधर किस किस का कंपोनेंट जाएगा, और इधर भी जाएगा कंपोनेंट, तो कंपोनेंट तो इधर भी जाएगा, वो क्या जाएगा, वो जाएगा टाउ एक्स वाई साइन जाएगा, टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कोस थीटा साइन थीटा जाएगा। अगर ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या है भैया थीटा, तो ये भी भैया इनका थीटा एंगल है। अगर ये थीटा है तो इधर भी एक कंपोनेंट जाएगा, इधर कंपोनेंट जाएगा किसका, सिग्मा एक्स का, तो सिग्मा एक्स डेल्टा ए कोस थीटा साइन थीटा, एक कंपोनेंट ये हो गया। लो सिग्मा एक्स का तो कंपोनेंट इधर भी जाएगा ये, क्लियर। ये थोड़ा सा ऐसे आता, वो समझ लेना ये 90 डिग्री है भैया, ये वाला 90 डिग्री है, क्योंकि स्केल पे नहीं है डायग्राम। ये आ जाएगा सिग्मा एक्स डेल्टा ए कोस स्क्वायर थीटा जाएगा। लो मैंने ये सारे कंपोनेंट तोड़ दिए, क्लियर, सारे कंपोनेंट तोड़ दिए। अब मुझे क्या करना है, समीशन एफ डैश, समीशन एफ एक्स डैश इक्वल टू 0 करना है, समीशन एफ एक्स डैश इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन के सारे फोर्स 0 करने। लो कर दो, एक तो ये लग रहा है फोर्स, ये पॉजिटिव, इधर के मैंने पॉजिटिव माने हैं, तो सिग्मा एक्स डेल्टा ए पॉजिटिव, ये लो ये माइनस में आएंगे क्या, लो भैया सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, माइनस में टाउ एक्स वाई डेल्टा ए साइन थीटा कोस थीटा माइनस में, और कौन से लग रहे हैं भैया, ये भी लग रहे हैं, ये भी माइनस में, माइनस का सिग्मा एक्स डेल्टा ए कोस स्क्वायर थीटा माइनस में टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0, ये आएगा। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो क्या लिखेंगे, ये सेम, क्लियर। और सबका मैं ये काट देता हूँ, डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए डेल्टा ए सबका उड़ा दिया, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, सिग्मा एक्स डैश, जो बड़ा इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये आएगा ना भैया, सॉरी ये कैसे कट जाएगा, डेल्टा ए साइन थीटा कोस थीटा, तो माइनस माइनस से तो कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा, मैं कैसे काट दिया इनको, नहीं कटेगा भैया, ये तो प्लस प्लस थोड़ी है भैया, माइनस माइनस है ना, जुड़ेगा ये तो, सॉरी ये तो जुड़ेगा भैया, ये नहीं कटेगा, ये डेल्टा ही डेल्टा कटा है, सॉरी प्लस का, फिर तो लिखना पड़ेगा
प्लस का, ये सबको उधर भेज दिया हूँ, तो ये माइनस माइनस का था उधर भेजा तो प्लस का बन गया 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा। लो भैया ये बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगले पेज पे जा रहा हूँ और मैंने क्या लिखा, सिग्मा एक्स डैश बराबर सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, लो जी, प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस 2 थीटा बाई 2, और गाइज 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा था, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। लो बन गया आपका फॉर्मूला। तो सिग्मा एक्स डैश बराबर यही रटना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई बाई 2, इसको सोल्व कर लिया, कोस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। लो भैया किसी भी प्लेन के ऊपर, किसी भी गाइज प्लेन के ऊपर अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, जो गिवन स्ट्रेस की हेल्प से, ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ये आपका आ गया आपका सिग्मा एक्स डैश एसी प्लेन के ऊपर। क्लियर, पर ध्यान रखना जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है वर्टिकल से। क्लियर, एक मिनट में मेरा लैपटॉप चार्ज लगा देता हूँ, एक मिनट रुको। अब सिमिलरली मुझे क्या करना है, सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, सिमिलरली मैं कर सकता हूँ समीशन एफ वाई डैश इक्वल टू 0। इसी डायग्राम में प्रीवियस में आओ, ये वाला इस डायरेक्शन के देखो, तो ये वाले कंपोनेंट इसको ये भी 0 कर सकता हूँ। तो लो भैया मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन, टाउ एक्स डैश वाई डैश डेल्टा ई पॉजिटिव प्लस में डेल्टा एक्स सॉरी सिग्मा एक्स डेल्टा ए कोस थीटा साइन थीटा प्लस में टाउ एक्स वाई डेल्टा ए साइन स्क्वायर थीटा आएगा माइनस में सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा कोस थीटा आएगा माइनस में टाउ एक्स वाई डेल्टा ए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। लो सबका डेल्टा ए उड़ाओ रे, इस आफत को तो ख़त्म करो। क्लियर, यहाँ से क्या आ गया भैया, टाउ एक्स डैश वाई डैश बराबर आ जाएगा माइनस का सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। लो तो क्या हो गया, टाउ एक्स डैश वाई डैश बराबर फॉर्मूला निकल के आ गया माइनस में सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस में टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। किसी भी प्लेन के ऊपर आपको शेयर स्ट्रेस चाहिए बाबू, शेयर स्ट्रेस चाहिए बाबू। लो ये फॉर्मूला लगाओ और याद रखना बस थीटा वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। लो भैया हमने ये निकाल लिया। किसी को कोई तकलीफ इस बात में, किसी को कोई तकलीफ क्या भैया, इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ हो तो बताइए, इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ हो तो बताइए। लो इसका अगर मैं दिखाऊं कि डायग्राम में और थोड़ा, अगर और थोड़ा फील चाहिए तो मैंने एक्चुअल में करा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस की हेल्प से मैंने करा क्या है, ये काम करा है। लो क्या मुझे ये सब पता था, क्या सब पता था, लो ये मुझे क्या सिग्मा एक्स पता था, यस। क्या मुझे सिग्मा वाई पता था, यस। क्या मुझे इस प्लेन के ऊपर टाउ एक्स वाई पता था, यस। क्या मुझे ये टाउ एक्स वाई की वैल्यू पता था, यस, ये मुझे पता थी। सिग्मा एक्स पता है मुझे, सिग्मा वाई पता है और मुझे टाउ एक्स वाई पता है। क्लियर, और इनकी एक्सिस ये क्या कहलाई, एक्स एक्सिस, और ये क्या कहला रही थी, वाई एक्सिस। पर मुझे निकालना किसके ऊपर था, मुझे तो इस प्लेन के ऊपर निकालना था ना। थोड़ा सा इसको मैं दिखा देता, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन ले लो ना, लो जी कोई भी इंक्लाइंड प्लेन ले लो, थोड़ा सा लो मैंने बना दिया है, मैंने ये मान लो एसी कोई भी हो सकता है, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन। अगर मुझे इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, अरे यार कितना प्यार से बनाया, ऐसे हो जाता है, बुरा लगता है। लो
ये तो निकालना था मैंने, इसकी हेल्प से क्या निकाल लिया, इसका फॉर्मूला निकाल लिया क्या, सिग्मा एक्स डैश का, किसकी हेल्प से, इनकी हेल्प से, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कहलाता है। लो, और ये भी निकाल लिया क्या, जिसकी वैल्यू क्या है, टाउ एक्स डैश वाई डैश। लो, ये है, तो ये इसका क्या होगा भैया, ये सिग्मा एक्स डैश है, तो इधर कौन सी डायरेक्शन थी, सिग्मा वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा भैया, ये इसका क्या कहलाएगा, टाउ एक्स डैश वाई डैश। पर आप बोलोगे सर हमने तो सिग्मा एक्स डैश निकाला, सिग्मा वाई डैश नहीं निकाला। निकाल सकते हो ये भी, मुझे बताना ये कौन सी एक्सिस थी, सर ये तो एक्स एक्सिस थी। ये कौन सी थी, सर ये वाई एक्सिस थी। लो, मुझे बताना एक्स एक्सिस का एक्स डैश के साथ कितने डिग्री का एंगल था, सर एंटी क्लॉकवाइज थीटा। अगर मुझे वाई डैश निकालना है तो मुझे कितना एंगल, इसकी जगह थीटा की जगह कितना पुट करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, थीटा की जगह कितना पुट करना है, बस 90 प्लस थीटा पुट कर दो। तो ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है, तो मैं लिख भी सकता हूं, टू ऑब्टेन सिग्मा वाई डैश, तो रिप्लेस थीटा इन सिग्मा एक्स डैश से, कितने से, 90 प्लस थीटा से कर दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लो भैया, जैसे आप पुट करोगे आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा, सिग्मा वाई डैश बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा माइनस में टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला निकल के आएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। लो भैया, ये भी निकल गया, इसी को बोलते हैं। तो आपने ये क्या निकाल लिया, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने नॉर्मल स्ट्रेस भी निकाल लिया, शेयर स्ट्रेस भी निकाल लिया, किसकी हेल्प से, जो गिवन प्लेन थे उनके ऊपर जो स्ट्रेस पता थी, इसी को बोलते हैं। और ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, इन्हीं को क्या बोलते हैं भैया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। तो ये आपको रटा होना चाहिए, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये आपको रटा होना चाहिए। तो भैया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस बेसिकली क्या कहलाती है, आपने क्या करा, इस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश और टाउ एक्स डैश वाई डैश। यही क्या कहलाता है भैया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। इसके आगे का मिलेगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।